स्टूडेंट वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियन। स्टूडेंट आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 5 की बात करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग को पढ़ेंगे। या फिर कह देते हैं ऑर्गेनाइजिंग को समझेंगे, जिसमें मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही रिकॉर्ड करने वाली हूँ, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो इसमें पार्ट 2 बनाना ही पड़ेगा, तभी ये आपका कवर अप होगा। हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे ये जान लीजिए। टॉपिक्स वी कवर। स्टूडेंट पहले हम पढ़ेंगे एज यूजुअल। सबसे पहले मैं मीनिंग बताती हूँ, बिना मीनिंग बताए तो हमारा काम चलता ही नहीं है, मीनिंग जानना सबसे ज़रूरी है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे, मीनिंग के बाद पढ़ेंगे हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस, एंड प्रोसेस के बाद पढ़ेंगे हम इसके इसमें हम कवर अप करेंगे मीनिंग, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इन सभी टॉपिक्स को हम कवर अप करने वाले हैं। कितने टॉपिक्स हैं हमारे इसमें, ये 7 टॉपिक्स हैं, जिनको हम 3 टॉपिक को पार्ट 1 में, रेस्ट ऑफ 4 टॉपिक हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं क्लास। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग से आप क्या समझते हैं, क्या होता है ऑर्गेनाइज? स्टूडेंट ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था कि स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सब क्या है, की एलिमेंट्स हैं बिजनेस मैनेजमेंट के, एज अ बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से। तो यही जानेंगे हम कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। आज हम स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजिंग के बारे में जानेंगे। ऑर्गेनाइजिंग का हिंदी मीनिंग क्या होगा कि सिंपल वर्ड्स में कहें कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, सही वे में, सही मैनर में कलेक्ट करके कोलैबोरेट करना, यानी कि जो कुछ चीज़ें हैं उनको इकट्ठा किया आपने, और जो जिस जिसकी चीज़ें हैं, जिस जिसका जो काम है, उसको वो काम आपने दे दिया, तो उसे ही कहते हैं एक सिंपल वर्ड में ऑर्गेनाइजिंग। कि आपको ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, मशीन, इन सबको कलेक्ट करना, देन उनके वर्क को उनके हाथ में हैंड ओवर कर देना कि आप अब इस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करो। अब एक्चुअल मीनिंग जान लेंगे ऑर्गेनाइजिंग का क्या होता है। सो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या बताया गया है कि आइडेंटिफाई एंड ग्रुप डिफरेंट एक्टिविटी, यानी कि सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ग्रुप की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को। ग्रुप में जो भी हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, सबसे पहले उसे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटी को इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो भी एक्टिविटी करने जा रहे होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हीं के साथ उनके ग्रुप्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि किस काम को कौन करने वाला है, कौन व्यक्ति या कौन इंसान उस जॉब, उस वर्क के लिए इफिशिएंट है और साथ ही साथ केपेबल है उस वर्क को करने के लिए। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्गेनाइजिंग में कि एज अ मैनेजर, अगर आप एक मैनेजर हैं किसी कंपनी के, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे आपके एम्प्लॉयज में किसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, और कौन किस जॉब को परस्यू या परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, देन ग्रुपिंग बनाएंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑलरेडी क्या होंगी, प्लान होंगी, क्योंकि आप इसमें प्लानिंग पहले ही कर चुके हैं, अब आप इसमें ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। प्लान तो कर लिया है कि क्या कैसे करना है, अब उसको आगे इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आप ऑर्गेनाइजिंग में सीखेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया अपनी डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटी को, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने वाले हैं। ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब यहाँ आप ब्रिंग करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ब्रिंगिंग टुगेदर, सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा करेंगे। कौन कौन सी चीजें, फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें क्या क्या आएंगी, फिजिकल में आपकी कोई हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई मशीन हो गई, कोई लैंड हो गई। फाइनेंशियल में कोई कैपिटल हो गई, कोई आपकी कैपिटल हो गई, ठीक है, वो हो गई। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि आपके लेबर्स हो गए। इन सबको क्या करेंगे आप, ब्रिंग करेंगे, एक साथ इकट्ठा करेंगे। स्टेबलाइज द मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन, और इन सबके बीच में मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन बनाएंगे। स्टेबलाइज करेंगे मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन, यानी कि जो भी लैंड, लेबर, मशीन है, उन सबके बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि वो आपस में कोलैबोरेट करके वर्क को परफॉर्म कर सके और आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को गेट कर सके। फॉर द अचीवमेंट स्पेसिफिक गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि उनके बीच में ऐसा रिलेशन स्टेबलाइज हो कि वो आपस में कोलैबोरेट करने के बाद आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको पास पा सके, ठीक है, अचीव कर सके। तो एक बार फिर से कंक्लूड करती हूँ
कि आइडेंटिफाई करेंगे हम सबसे पहले डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटीज़ को जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होने वाले हैं, ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, एक साथ इकट्ठा करेंगे फिजिकल फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज को, स्टेबलाइज करेंगे यानी कि इनके बीच में स्थापना करेंगे या फिर मिलाएंगे एक अच्छा प्रोडक्टिव रिलेशन। प्रोडक्टिव रिलेशन मतलब कि जिन भी चीज़ों को आप एक साथ कोलेबरेट कर रहे हो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलना चाहिए, सक्सेसिव रिजल्ट निकलना चाहिए, ताकि आप अचीव कर सको स्पेसिफिक गोल्स को जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, जो प्लान किए हैं। तो ये था मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जिसमें हमने बता दिया कि आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटी को और सभी चीज़ों को एक साथ लाके उनके बीच में रिलेशन बना के आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। तो स्टूडेंट ये है एक छोटी सी डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। देखिए ये सबसे पहले ये डेफिनेशन किसने दी ये जानना जरूरी है और आप लोगों को भी अपने एग्जाम में राइटर्स का नेम मेंशन करना ज़रूरी रहेगा। यानी कि अगर आप राइटर का नेम मेंशन करेंगे डेफिनेशन में तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के सामने आपका कि आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, साथ ही साथ आपको राइटर्स भी लर्न है। अगर आप राइटर्स का नाम प्रॉपर्ली मेंशन करके आएंगे अपनी डेफिनेशन में तो इसके भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ना एक्स्ट्रा तो एक्चुअली में जितने सफिशिएंट मार्क्स होंगे वो तो आपको एग्जामिनर देंगे ही देंगे। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन बहुत हैंडी और बहुत ही लाइट डेफिनेशन है जो आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं, हाथ के हाथ आप इसके नोट भी मेंटेन प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी? टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड विद एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शंस, रॉ मटेरियल, मशीन्स, कैपिटल एंड पर्सन, विच मीन्स ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं यानी कि चीज़ों को लेके आते हैं एक बिजनेस के अंदर जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं यूजफुल थिंग, एवरी यूजफुल थिंग्स को, यानी कि जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती है जिन जिन से हमें वर्क करना होता है या करवाना होता है उन सबको क्या करते हैं हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक रूफ के अंडर लेके आते हैं। विच मीन्स ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, टू कॉन्ट्रीब्यूट एवरीथिंग अंडर अ रूफ। जब भी आप किसी बिजनेस को परफॉर्म करते हैं या आप कोई कंपनी चलाते हैं, कहते हैं कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, लैंड, लेबर, मशीन, इन सबको एक रूफ के अंदर लेके आते हैं। यानी कि जिस भी जगह आपकी कंपनी है वहां पे आप इन तीनों चीज को कलेक्ट करते हैं। लैंड होगी तभी लेबर आएगी और लेबर आएगी तभी आपकी मशीन होगी और सबसे मेन होता है फर्स्ट की कैपिटल। कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, अगर कैपिटल नहीं होगी तो बिजनेस कहाँ से स्टेबलाइज करने का आइडिया आएगा। ओके, तो ये सब लैंड, लेबर, मशीन वैसे भी हमारा मेन एलिमेंट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का और किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करने का। तो यही इसमें कहा गया है कि ऑर्गेनाइज करते हैं हम एक बिजनेस के अंदर ताकि वो हमें प्रोवाइड करें, जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं अपने लेबर्स को सभी यूजफुल चीज़ें, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं यूजफुल चीज़ें कौन कौन सी, टू इट्स फंक्शनिंग, ताकि हम परफॉर्म कर सकें, क्या क्या दे सकें उनके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, रॉ मटेरियल्स, मशीन और उसके टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल्स। यानी कि देखिए मैंने जो आप पहले ही कहा कि जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो सभी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल को, मशीन को, टूल्स को, कैपिटल को और पर्सनल्स को। यानी कि तीन टर्म इसमें बहुत मेजर है, रॉ मटेरियल, मशीन्स, कैपिटल एंड पर्सनल। पर्सनल में कौन आ गए, लेबर्स आ गए, रॉ मटेरियल में हमारा जो भी कच्चा पक्का माल होगा वो हो गया, मशीन जिस भी मशीन से आपको वर्क करना है या वर्क लेना है। तो ये डेफिनेशन हेनरी फ्योल ने दी थी कि जब भी आप ऑर्गेनाइजिंग करेंगे एक बिजनेस के अंदर तो आपको सभी यूजफुल चीज़ों को प्रोवाइड करना है या फिर कलेक्ट करना है जो सभी फंक्शंस को परफॉर्म करेंगी। कौन कौन सी चीज़ें होंगी, रॉ मटेरियल, मशीन्स, कैपिटल एंड पर्सनल्स। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब हम बात करेंगे इसके बाद डेफिनेशन के बाद अब हम बात करेंगे प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे प्रोसेस की, ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो 4 मेजर स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। कौन कौन से 4 मेजर स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है एक मैनेजर को। तो प्रोसेस नंबर 1 क्या है कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या काम है और किसको करना है। जब काम आइडेंटिफाई हो जाएगा, जॉब आइडेंटिफाई हो जाएगी, तब हम डिवीजन करना शुरू करेंगे वर्क का। यानी कि जो भी इंडिविजुअल उस वर्क के लिए कैपेबल होगा हम वो वर्क उस इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर देंगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है, इस वर्क को आपको पूरा करना है। ओके, इसीलिए कहते हैं सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे क्या वर्क है एंड फिर सोचेंगे कि किसका वर्क, फिर उसके बाद वर्क को डिवाइड कर देंगे, टोटल परफॉर्मेंस देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, देन डिवीजन कर देंगे वर्क का। अब हम बात करेंगे ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब जो भी आपने वर्क को आइडेंटिफाई किया होगा, डिवाइड किया होगा, अब उसमें छोटी छोटी
ग्रुप्स बना लेने हैं, ताकि आप इंडिविजुअल्स को या अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या कर सके, ग्रुप्स में जॉब जॉब प्रोवाइड कर सके। उससे क्या होगा, जब आप ग्रुप्स बना के जॉब देंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन को या छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स को, तो उसमें आप छोटे छोटे डिपार्टमेंट जनरेट कर लेंगे या क्रिएट कर लेंगे। इससे आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा, हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके ग्रुप्स भी बन जाएंगे जॉब के। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल का ले लेते हैं। जब आपके स्कूल में एक एनुअल डे परफॉर्म हो रहा होता है, तो पूरे स्कूल के पास अथॉरिटी आ जाती है, मतलब एक जो प्लान करता है एनुअल डे को, वो फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। वो हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। जैसे आर्ट डिपार्टमेंट्स के लोग क्या करते हैं, मतलब कि जो वहाँ का मैनेजर होता है या जो भी वहाँ के कोऑर्डिनेटर होते हैं, आर्ट डिपार्टमेंट्स को वो डेकोरेशन का वर्क दे देते हैं। और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स को क्या दे देते हैं कि जितने भी आपको फीस या जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा उसको कलेक्ट करना है एंड उसका कैलकुलेशन रखना है। और साइंस वालों को दे देंगे कि आप अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाइएगा ताकि आप चीज़ों को मैनेज कर सकें, या फिर उनको वॉलंटियरिंग का वर्क दे देते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं, ऐसे ही बिजनेस में किया जाता है। जैसे आपके स्कूल एनुअल डे में सभी चीज़ों को प्लान करके ऑर्गेनाइज करते हैं, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, टीचर्स को डिपार्टमेंट दे देते हैं कि आपको देखना है कि कौन से बच्चे क्या परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ अच्छी टीचर जो सिंगिंग में अच्छी टीचर्स होती हैं उनको सिंगिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देते हैं, डांस टीचर्स को डांस दे देते हैं। तो सेम ऐसे ही होता है आपके ग्रुपिंग जॉब्स में, जिसमें हम छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बना देते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि अब ये वर्क आपको कराना है, असाइनिंग द ड्यूटी। अब इसमें ही जब हम डिपार्टमेंट को ग्रुप डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देंगे, ग्रुप के जॉब बना देंगे। अब जिस भी जहाँ पे आपने ग्रुप बना दिया है, डिपार्टमेंट बना दिया, वहाँ पे जो उसका बहुत अच्छा, जो उसमें बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड होगा या वेल क्वालिफाई होगा, उसको असाइन कर देंगे कि ये ड्यूटी अब आपकी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वर्क को फुलफिल कराने की। देन नेक्स्ट वन क्या है, स्टेबलाइजिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। स्टेबलाइज करेंगे इसमें कि जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं या फिर जो कह देते हैं कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो ध्यान रखते हैं। स्कूल में कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, अगर फैक्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में वर्क बात करते हैं, वहाँ सुपरवाइजर्स या फिर मैनेजर्स होते हैं, जो वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं अपने टॉप मैनेजर्स को कि आपने जो भी ऑर्डर्स दिए थे, जो भी टास्क दिया था, हमने इसे कंप्लीट कर लिया है और किस तरीके से किया ये भी बता देते हैं। और वहाँ की वो एक रियल रिपोर्ट रिप्रेजेंट करते हैं अपने टॉप मैनेजर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने। तो 4 मेजर क्या थे हमारे प्रोसेस थे, कौन कौन से थे, आइडेंटिफाई करना, वर्क और उनको डिवीजन करना। साथ ही साथ इसमें था ग्रुपिंग द जॉब एंड द डिपार्टमेंट, यानी कि ग्रुप्स बना लेना जॉब का और उनको डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना, असाइन कर देना ड्यूटीज को। जो जिसकी ड्यूटी है उसको बता देना कि ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आपको ही करना है। स्टेबलाइज करना एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जो वहाँ के सबऑर्डिनेटर और सुपरवाइजर्स होंगे उनको अब आप कह देंगे कि अब ये आप ही का है वर्क है कि जितना भी वर्क हो जाएगा उसकी रिपोर्ट आप प्रोवाइड करेंगे। अब हम इसके बाद बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। नो सॉरी, अब हम इसके बाद बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग इम्पोर्टेंस की। क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है ऑर्गेनाइजिंग की। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस। ऑर्गेनाइजिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, मेजर 5 इंपॉर्टेंस इनफ है आपके बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से, इतनी आपको लर्न होंगी। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट में और अपने लॉन्ग में भी इसको इंक्लूड करके लिख लाएंगे, तो बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आपको गेन हो सकते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या होगा, स्पेशलाइजेशन, विच मीन्स कि हर एक वर्क के लिए आपको एक स्पेसिफिक क्या रखना होगा, पर्सन रखना होगा, जिसके लिए मतलब कि जो इंसान जिस वर्क में स्पेशल है, एज पर कम्पेयर टू ऐसे कर सकते हैं कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं अपने आर्ट्स के लिए, डिज़ाइन के लिए, क्राफ्टिंग वर्क के लिए, तो आप डेकोरेशन का वर्क किसको देंगे, आर्ट्स डिपार्टमेंट को देंगे। तो सेम ऐसे ही इसमें कहा गया है कि जो जिस जॉब के लिए स्पेसिफिक हो, उस इंसान को वही जॉब परफॉर्म करने देना चाहिए, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजिंग इसमें इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग प्रूफ हो। ठीक है, फिर क्या है, सॉरी रोल क्लियरिटी। रोल क्लियरिटी में क्या होता है कि जब आप उस इंसान को वो जॉब दे देंगे परस्यू करने के लिए, तो आप उनको क्लियर कर दें कि अब ये पूरा जो वर्क है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आपको ही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना है जब तक कि हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रोल क्लियरिटी। अब बात करेंगे अडेप्टेशन टू चेंज। अडेप्टेशन टू चेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब जब हमें अपनी ऑर्गेनाइजिंग में चेंज की नीड हो, तो तब तब हम उसमें चेंज कर सकें। ऐसा नहीं कि प्लान पे स्टिक हो गया है, स्टिक हो जाना है, उसी को फॉलो करना है। नो, जहाँ नीड हो, जहाँ रिक्वायरमेंट हो ऑर्गेनाइजिंग में, वहाँ आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। चेंज करेंगे तभी आप कुछ बेटर की तलाश कर पाएंगे। ओके,
अब इसके बाद बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स जब आप ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो ऑर्गेनाइजिंग में जब भी आप चीज़ों को कोलैबोरेट करेंगे, एक साथ स्टेबलाइज करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ब्रिंग आउट करेंगे, तो आप जितनी भी आपकी यूटिलाइजेशन वाली चीज़ें होंगी, मतलब कि जिसकी आपको ज़रूरत होगी, आप उन्हीं रिसोर्सेज को कलेक्ट करेंगे, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को नहीं कलेक्ट करेंगे। अगर एक्स्ट्रा कलेक्ट करेंगे तो वेस्टेज जाएगा। इसीलिए इसमें कहा गया है कि ऑप्टिमम जितनी की ज़रूरत है उतनी ही रिसोर्सेज का यूज़ करना, कोई वेस्टेज ना करना। फिर क्या बात है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में क्या होता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छे से होगी तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, आगे की ओर बढ़ता चले जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये थे हमारे 3 मेजर टॉपिक, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन और प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस के बारे में जाना। अब हम रेस्ट ऑफ वो टॉपिक्स जो है पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू क्लास, बाय बाय। इसी के साथ आपकी ये क्लास अब ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछना ना भूलें। थैंक यू।